Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Wadhwani and today we'll be studying Principles of Management Part 2 जिसमें हम पढ़ेंगे फ्योल के प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स दैट इज़ फॉर ISC कॉमर्स. ओके, सो फर्स्ट वील हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु वाज ही. तो हेनरी फ्योल, जैसे आप इनको देख रहे हैं. सो हेनरी फ्योल, ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग एग्जीक्यूटिव, ऑथर, डायरेक्टर ऑफ माइंस हु डेवलप्ड जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. जब आपने टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो दैट वाज साइंटिफिक प्रिंसिपल. नाउ दिस इज जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यू कैन से कंसिडर इट एज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. So that is known as Fiolism. He and his colleagues developed this theory independently of scientific management, means nothing related to that. Like his contemporary Frederick Winslow Taylor, he is widely known as the father of modern management methods, founder of modern management methods. Like Taylor is known as the father of scientific management. Fioll is known as the founder of modern management. So now we'll study the 14 principles given by him. So beginning with the first one, that is the 14 principles of management. सबसे पहला है division of work. When you're talking about division of work, we say that the total task, कोई भी जॉब है तो उसके जितने भी total task हैं हम उनको कुछ हिस्सों में divide कर देते हैं, and each task is given to one of the person so that the person is able to do his part of the job very nicely. So ये कहा गया है that division of work means the division of the total task into compact jobs and allocating these compact jobs into different persons so that एम्प्लॉय कॉन्सेंट्रेट्स ओनली वन टाइप ऑफ वर्क दैट ही इज़ डूइंग. तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल होता है हेनरी फ्योल का, जो कहते हैं कि हम जितनी भी पूरी जॉब है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं सो दैट एक पर्सन एक ही काम में एफिशिएंट हो जाए. दिस इम्प्रूव्स एफिशिएंसी दैट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स कॉज्ड बाय चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ वर्क टू अनदर. सो जिसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, द टाइम इज़ मतलब लेस वेस्टेज ऑफ टाइम इज़ देयर, लेस रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट इज़ देयर, हेंस द डिविजन ऑफ वर्क. तो टोटल कॉम्प्लेक्स टास्क को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जस्ट अ बेसिक एग्जांपल लाइक डिज़ाइन, कोड एंड QA टेस्ट, एंड देन it will result into high efficiency output. इसी का एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जो कॉमर्स में सबसे ज़्यादा चीज़, कॉमर्स इज़ नोन फॉर द लाइक case studies, like economics is known for the case based questions जो बहुत high level के होते हैं, ठीक है, and accounts is obviously based on the portion of numerical. So this is why commerce में जिसमें भर भर के case studies दे दी जाती हैं. So real life corporate example, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है दैट सेपरेट्स इनटू टीम इनटू स्पेशलाइज्ड रोल्स, फ्रंट एंड डिज़ाइनर्स हु बिल्ड UI, बैक एंड डेवलपर्स हु राइट द सर्वर लॉजिक, एंड QA इंजीनियर्स हु फोकस एंटायरली ऑन द टेस्टिंग बग्स. ठीक, तो अलग अलग टास्क अलग अलग पर्सन को दे दिए गए हैं. Then next is authority and responsibility. Authority is a right to get things done by other person and responsibility is the obligation to do the assigned task. इसका मतलब होता है कि इसमें बोला गया है that similarly one person who is held responsible should be given the necessary authority also. Authority and responsibility जिनको हम कहते हैं कि दोनों hand in hand जाते हैं. If you have got authority without responsibility, it will lead to irresponsible behavior, and if you will get responsibility without authority, to it will make you ineffective. मतलब दोनों ही चीज़ें जो हैं वो hand in hand जाती हैं. तो आपका ये जो दूसरा प्रिंसिपल है वो आपसे ही कहता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ शुड बी देयर. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट तो अथॉरिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, एंड लोअर लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एंड अथॉरिटी कम होती है. तो दिस इज़ द बेसिक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट गोज़ हैंड इन हैंड. तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है दैट इज़ हेल्ड अकाउंटेबल फॉर फिनिशिंग अ क्लाइंट डिलीवरी ऑन टाइम. टू बैलेंस दिस एग्जीक्यूटिव्स ग्रांट देम अथॉरिटी, मतलब कि जो उनके हेड हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी दे देते हैं कि अगर ओवर टाइम पे तुमको अप्रूव करना है तो तुम खुद से कर सकते हो, एंड एलोकेट प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, मतलब ये सारी चीज़ें तुम खुद से कर सकते हो. तुमको मैंने रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया है एंड तुम्हें मैंने अथॉरिटी भी दी है कि अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा काम करे तो तुम उसको एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हो, उसके लिए यू कैन से येस. ओके,
थर्ड इज़ द पोर्शन ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन, जहाँ पर भी डिसिप्लिन आता है वहाँ पर यू कैन अंडरस्टैंड कि रूल्स को ओबे करना इज़ नोन एज डिसिप्लिन. That implies obedience, respect of authority and observance of the established rules and regulations. Rules and regulations को समझना, मानना, जानना is known as discipline. तो good supervision at all levels, clear, fair agreements and built-in systems of penalties help to मेंटेन डिसिप्लिन. कि अगर पर्सन है तो उसको ये पता होना चाहिए कि देर इज़ सम सुपरविजन. जैसे अगर आप मोटर के चलान या बाइक पर या फिर जो ऑन रोड ट्रैफिक चलान्स होते हैं, पेनाल्टीज़ होती है, उनकी बात करो तो ऑब्वियसली वहाँ पर देर इज़ फर्स्ट थिंग इज सुपरविजन. समवन इज़ लुकिंग एट यू, ओवरसीइंग यू, एंड देन इफ़ यू ब्रेक दैट रूल देन यू आर पेनलाइज. तो इसीलिए द पर्सन इज इन डिसिप्लिन. अगर एक दिन के लिए हम लोग को पता चल जाए कि देर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग ट्रैफिक सिस्टम, एक दिन के लिए अगर पब्लिक को ये चीज़ पता चल जाए तो ऑब्वियसली द होल सिटीजन्स विल बी इन डिसिप्लिन. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट कि वो वहाँ पर हमको उनका खौफ है इसलिए हम इतना डिसिप्लिन में हैं. दैट इज़ वाई, दैट इज़ टू मेंटेन द डिसिप्लिन. अब इसमें एक एग्जांपल दिया है. एन इन्वेस्टमेंट फर्म रिक्वायर्स ट्रेडर्स टू लॉग एवरी transaction immediately to meet the financial regulations. Means you are supposed to enter those transactions immediately. Traders who skip this step face clear tiered corporate penalties. ठीक. Then next is unity of command. When you are talking about unity of command, it just says that there should be one person who is the boss and there should be one staff. मतलब एक स्टाफ के ऊपर हमेशा कम से कम एक ही बॉस होना चाहिए, मैक्सिमम एक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. An employee should receive orders from one superior and should be accountable to him only. No person can serve several masters at one time. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वो लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, जो आपसे ये कहता है कि जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो आप सिर्फ ये कहता है कि एक स्टाफ होना चाहिए. देयर कैन बी मल्टीपल पीपल. आपके अंडर बहुत लोग होने चाहिए लेकिन आपके सर पे सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए. टू बॉसेस, एक एंड दो बॉसेस अगर एक पर्सन को ही ऑर्डर दे रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, उनका भी सुनना है, उनका भी सुनना है, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद दैट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड ड्यू इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर. कि उनका भी काम करना है, मैं उनका भी करना है, तो दोनों चीज़ें ओवरलैप हो जा रही हैं. देन कन्फ्यूजन एंड इनडिसिप्लिन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. उन्होंने भी हमें ये काम दिया है, दैट ऑल्सो हैव टू डू. अगेन इन्होंने दिया तो अगेन आई हैव टू डू. डिवाइडेड लॉयल्टी एंड डिसोबीडियंस इज देयर. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसरिस्पेक्ट फॉर सुपीरियर्स. मे बी फॉर बोथ, मे बी फॉर वन. देन इज रियल लाइफ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स. अगर कोई एडवर्टाइजिंग आर्टिस्ट रिसीव्स अ लेआउट डायरेक्टिव फ्रॉम द सेल्स लीड एंड अ डिफरेंट कलर्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रांड हेड. है ये लीड नहीं है, ये हेड है. तो इसमें बोला गया है कि एक पर्सन है जो एडवर्टाइजिंग आर्टिस्ट है, उसने लेआउट डायरेक्टिव सेल्स हेड से रिसीव किया है और डिफरेंट कलर इंस्ट्रक्शन, मतलब पूरा लेआउट उसने ये बनाएंगे और जो कलर इंस्ट्रक्शन है वो अगला इंसान दे रहा है, ब्रांड का हेड हमें दे रहा है. तो वर्क स्टॉल्स ड्यू टू स्प्लिट कमांड लाइन्स. क्योंकि दो लोग हमें कमांड दे रहे हैं तो दोनों की चीज़ों को हम फुलफिल नहीं कर सकते. हेंस देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ दिस एंड कन्फ्यूजन विल डेफिनेटली अराइज. ओके, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपसे ये कहते हैं कि वन हेड शुड बी देयर एंड देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव. अगर आपका एक कॉमन गोल है, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव यू आर फुलफिलिंग, तो मे बी यू मे बी हैविंग ऑल्टरनेट प्लान्स, बट आप जो क्राइटेरिया लोगे वो आपका एक ही प्लान होगा. ठीक, दैट इज़ गिवन बाय वन हेड. एक हेड ने आपको एक प्लान दिया है जिसको आपको फॉलो करना है. 10 तरीक़ों से आप नहीं उसको फॉलो करना है. हेंस इट इज़ नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन. करना कैसे है, दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ कमांड रिलेट्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द पीपल. ये आपके डिफरेंस बताया जा रहा है. And unity of direction is concerned with the
फंक्शनिंग ऑफ द एक्टिविटीज़, कि किसी भी काम को करना कैसे. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रिलेट्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे समझो कि देर आर डिफरेंट टास्क दैट आर सपोज टू बी डन. डिज़ाइन, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग यूनिट, मार्केटिंग ब्रांच, ऑल आर सपोज टू यूटिलाइज वन सिंगल मास्टर कॉरपोरेट गोल. तो उनको अटेन करने के लिए जो एक सिंगल स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, दैट इज़ नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ओके, अ कार मैन्युफैक्चरिंग ईवी ब्रांच ग्रुप्स इट्स डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग टीम्स. ये अलग अलग टीम्स हैं एंड उनको सिर्फ एक वन वाइस प्रेसिडेंट के अंडर रख दिया गया है, जिन्होंने एक सिंगल मास्टर स्ट्रैटेजी बनाई है. तो दिस इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. एक हेड है और ये उनकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, जो एक स्ट्रैटेजी है. Next is subordination of individual interest to general interest. An organization is bigger than individual, therefore the interest or goals of the organization must prevail upon the goals of the company. अगर ये मेरा इंडिविजुअल गोल है तो मुझसे ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंसिडर किया जाता है. ठीक, दैट इज़ सबॉर्डिनेशन. मतलब हमारा जो गोल है, मेरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, मैं उसको कम रखूँगी, सबॉर्डिनेट कर दूँगी, और सुपीरियर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो जाएगा. इन ऑर्डर टू अचीव सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इट इज़ नेसेसरी कि एम्प्लॉयज़ आर ऑनेस्ट, सिंसियर एंड लॉयल. ठीक, तो ये दिस यू कैन सी एज एन एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास दो चीज़ें कंसिडर की गई हैं, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स, तो हम सबसे पहले कंपनी के बारे में सोचेंगे. ऐसा होता ही होगा शायद. परचेजिंग एग्जीक्यूटिव बाइज ऑफिस इक्विपमेंट्स फ्रॉम द वेंडर ऑफरिंग द बेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी फॉर द फर्म, पासिंग अप पर्सनल फ्रेंड्स मोर एक्सपेंसिव बिड. अब देखो यहाँ पर एक पर्सनल, उसका एक फ्रेंड है, उसने बोला कि मैं तुम्हें वही सेम सामान जो है वो 100 रुपये में दूंगा और तुमको इसमें मैं 10% का कमीशन भी दूंगा. लेकिन उसे ये पता है कि यहाँ से हम अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदेंगे, भले ही वो 100 रुपये का हो या हो सकता है कि वो 110 का हो, मुझे इसमें कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज की अच्छी क्वालिटी का है, हैंस हम उस वेंडर से खरीदेंगे जो हमें अच्छी क्वालिटी का देगा, इंस्टेड ऑफ अपने किसी रिलेटिव को पर्सनल वो देना. तो इंडिविजुअल गोल्स को, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को हम दरकिनार रखते हैं. देन इज़ रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन कहता है कि वर्कर्स जो हैं उनको दे शुड बी पेड फेयर, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री remuneration, that is the money that is paid, salary and other basic pay, perks etc. So that should be paid, that should be fair, reasonable and satisfactory to both employer as well as employee. इसका मतलब होता है कि ये as per the efforts होना चाहिए to motivate higher productivity. Amount of remuneration and the method of wage payment should be fair and rewarding. So efforts as are the efforts provided, equivalent should be the fair financial return. For example, Netflix pays its staff at the top of the market rate to attract expert talent while trying bonuses to clear corporate growth milestones. ठीक, तो इसमें यही बताया गया है कि मार्केट रेट के हिसाब से वो सबसे अच्छा पे करता है अपने जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं. So and even extra bonuses are given for achieving any of the milestones. Then is centralization. Centralization आपसे कहता है कि अगर आप जो कोर का या सेंटर अथॉरिटी का जो रोल है उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हो, सारी चीज़ें आप अपने हेड को रिपोर्ट कर रहे हो, तो दिस इज़ नोन एज सेंट्रलाइजेशन. और अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि आप लोग आपस में ही खुद में ही बात करते रहो, खुद में ही काम करते रहो, बट जस्ट कीप मी इन लूप. लेकिन यू जस्ट डू द वर्क बाय योर ओन सेल्फ, मुझे बीच में इन्वॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो सेंट्रलाइजेशन आपसे कहते हैं एवरीथिंग दैट इंक्रीजेज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स रोल, वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. ये दिया हुआ है, ठीक. एंड एवरीथिंग दैट रिड्यूसेस इट्स रोल इज़ नोन एज सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप जो सेंटर अथॉरिटी है उसको सबसे ज़्यादा रिपोर्ट करें, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि उस अथॉरिटी को आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि उन्होंने आपको फ्रीडम दिए हैं डिसीजंस को खुद से लेने के लिए. तो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रपोर्शन एंड द राइट प्रपोर्शन शुड बी डिसाइडेड एज पर द केस. कि मतलब दैट डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन में
कितना वर्कलोड है उसके हिसाब से। तो दिस इज़ द कोर जिसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। दिस इज़ द ब्रांचेस, अगर वो लोग आपस में ही चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेती हैं दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। सबऑर्डिनेट का रोल ज़्यादा होता है एंड सुपीरियर का कम होता है। और अगर हर चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट करनी होती है हेंस इट विल बी सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज द रियल लाइफ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। In large retail chain, major choices like multi-million dollar acquisitions are centralized at headquarters। मतलब कुछ काम जो हैं headquarters को दिए गए हैं एंड डेली कस्टमर रिटर्न्स जो है वो किसका काम हो जाता है, दैट इज़ द वर्क ऑफ द स्टोर मैनेजर्स, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन में चला जाता है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन आपसे कहता है दैट इज़ अ चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी दैट इज टॉप टू द लोएस्ट अथॉरिटी दैट इज बॉटम। तो एक चेन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर रखी गई है जहाँ पर ए बी सी डी, ये ए है, बी सी डी ई, कहा गया कि जो भी ए को डी को बताना है वो एक लाइन ऑफ अथॉरिटी से हो करके गुजरेगा, पहले बी सी फिर डी के पास जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर हम दूसरा डिपार्टमेंट कंसिडर करें, सपोज एफ जी एच एंड आई, तो अगर ए को कुछ एफ को बताना है तो वो अगेन किसी ए को कुछ एच को बताना है तो वो किसी लाइन ऑफ अथॉरिटी होकर के गुजरेगा। तो दिस इज़ नोन एज द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द टॉप अथॉरिटी टू द बॉटम अथॉरिटी। तो यूजुअली इस चेन को हम फॉलो करते हैं जिसको हम स्केलर चेन बोलते हैं। बट फ्योल आपको फर्दर ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप एक शॉर्टकट अपना सकते हो दैट इज़ नोन एज गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक इज़ अ टेम्पररी अरेंजमेंट टू कम्युनिकेट एट द सेम लेवल इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी दैट अराइव्स। ठीक, टू अवॉइड स्ट्रक्चरल डिलेज। बट अगर कभी आप ऐसा करते हो, सपोज डी को एफ से डायरेक्टली बात करनी है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, तो ये डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं ओनली in case of emergencies, but later they have to inform about this to their heads. Okay, next that is known as gang plank. So if a crisis arises on a project floor, a line specialist uses gang plank shortcut टू कोऑर्डिनेट डायरेक्टली विथ पीयर। मतलब अपने जो भी सेम लेवल के पीपल हैं उनसे आप बात कर सकते हो इन इंजीनियरिंग टू क्लियर अप द मैन्युफैक्चरिंग बॉटलनेक्स इंस्टेंटली। तुरंत ही वो काम कर देना, तुरंत ही कम्युनिकेट कर देना, इंस्टेड ऑफ रूटिंग मैसेजेस अप एंड डाउन हायरार्किकल वर्टिकल लिंक्स। कि ये पूरे लिंक फॉलो करने से बेटर है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सीधे स्केलर चेन में गैंग प्लैंक को फॉलो कर दे रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर दैट इज मटीरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर आपसे कहता है कि हर चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस है और हर चीज़ अपनी प्रॉपर प्लेस पे है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। देन सोशल ऑर्डर आपसे ये कहता है कि एवरी प्लेस देयर इज़ अ प्लेस फॉर एवरी वन एंड एवरी वन इज एट हिज अपॉइंटेड प्लेस दैट इज नोन एज राइट मैन एट द राइट जॉब। ठीक, तो ऑर्डर आपसे प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि हर पर्सन का एक अपना टास्क है, उसकी एक जॉब है और वो पर्सन अपनी करेक्ट जॉब पे है, ना कि कोई ऐसी जॉब पर जहाँ पर वो इनएफिशिएंट हो सकता है। ओके, दैट इज़ नोन एज ऑर्डर। देन स्लॉट ए is asset A, everything is predetermined in its proper location. Then अगर ये जो रूल है, ये जो प्रिंसिपल है, वायलेट होता है, then there will be confusion and chaos, there will be wastage of resources and there will be increase in the cost of operations. Okay, then next is real life corporate example. FedEx organizes its package sortation hub with designated equipment base. मतलब पता है कि क्या क्या मटेरियल ऑर्डर, मतलब क्या क्या मटेरियल उसमें यूज़ होना है एंड देयर इज प्रिसाइज एम्प्लॉय पोजीशन शेड्यूल्स, कौन किसको क्या टाइम दिया जाएगा किस काम को करने के लिए। तो मटेरियल ऑर्डर सोशल ऑर्डर दोनों ही यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी आपसे कहते हैं कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को विद जस्टिस एंड काइंडनेस ट्रीट करना है। देयर शुड बी ट्रीटमेंट इन डीलिंग विद द सबॉर्डिनेट्स एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम। नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म शुड नॉट बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई मेरा बहुत अच्छा रिलेटिव है, कोई मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला करके जॉब दे रहे, भले ही वो लाइक यूजलेस हो इन हिज वर्क, इफ़ ही इज़ नॉट
क्वालिफाइड नाइसली, तो फिर फ़ायदा क्या उसको रखने का. तो दैट इज़ इक्विटी जिसको हमको फॉलो करना चाहिए. द जॉब शुड बी गिवन एज पर द स्किल्स, knowledge of the person, experience of the person, not as per the friendly or family relations. And favoritism also, कि some I like someone so I am going to employ him or her in my organization, so that will also not do. This is equity. इसको हम usually remuneration से confuse कर देते हैं, because remuneration में भी right अच्छा पे देना होता है, यहाँ पे भी अच्छा पे आता है कि आप उसको अच्छा पे दे रहे हो, ज़्यादा पे दे रहे हो, बट सेम एक्सपीरियंस पे ज़्यादा पे दे रहे हो, तो देन इट विल बी इक्विटी, देन इट विल नॉट बी रेम्यूनरेशन. ठीक है. तो ऑल सबऑर्डिनेट्स देयर शुड बी अ ब्लाइंड यूनिफॉर्म क्राइटेरिया rubric फॉर एवरीवन. माइक्रोसॉफ्ट यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड टैलेंट rubrics to evaluate performance, ensuring equal promotion path is there डिस्पाइट एम्प्लॉयज़ बैकग्राउंड. वो कहीं से भी आए हो, वेर एवर द पर्सन हैज़ कम, वट एवर इज़ द कास्ट, क्रीड, कलर ऑफ द पर्सन, बट एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया है जो आपके परफॉर्मेंस एंड आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल को जज करने के लिए किया जाता है. ठीक. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपसे कहता है कि ये एक प्रिंसिपल है जहाँ पर द एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिक्योर इनफ. उसको आप सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करो, इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करो, तो रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़. उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसको कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर फेंक दिया जाएगा. तो लेबर टर्नओवर और चेंज ऑफ पर्सनल इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड ऑल्सो स्पॉइल्स द इमेज ऑफ द फर्म, नो डाउट. ठीक. तो एक्सटेंडेड ऑनबोर्डिंग एंड गारंटीड रिटेंशन पाइपलाइन, की आपको जितने समय के लिए आप यहाँ पर हो, यू कैन, मतलब यू वांट टू स्टे फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन, एंड देयर यू आर सपोज टू बी रिटेन्ड हियर, लॉन्गर पीरियड के लिए आप यहाँ पर रुके रहोगे. ओके. एंड इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, तो obviously there will be feeling of insecurity amongst the employees, there will be reduction in their efficiency and there is disturbance in the work routine. तो IBM provides new hires with an extended onboarding window कि you can मतलब stay here for a longer period of time, and yes, training, mentorship is also there. They are trained, they are given mentorship कि अगर कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू योर मेंटोर्स रादर दैन एनफोर्सिंग हार्श प्रोडक्शन कोटाज इन देयर फर्स्ट मंथ. तो प्रोडक्शन कोटाज इन देयर फर्स्ट मंथ आर नॉट गिवन टू द न्यू हायर्स. नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. In an organization, employees are motivated, they are welcome, their suggestions are welcome, the employees are motivated and encouraged to take initiative. This is known as participative management. तो organization should feel, the employee should feel valued and it should help the organization innovate. तो initiative मतलब होता है कि हम ऐसी leadership रखें या ऐसा working conditions रखें जहाँ पर employees themselves should participate in the decisions of the management. So there should be bottom up innovation feed channel. Next is real life corporate example that tells that 3M permits its product engineers to spend at least 50% of their working time on self directed creative projects. कि कम से कम जितना भी आपको समय दिया जा रहा है उसका कम से कम 15% आप खुद के क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो. दैट इज़ द इनिशिएटिव दैट यू कैन टेक, जिससे एक्चुअल में देयर कैन बी इन्वेंशंस ऑफ पोस्ट-इट नोट. ठीक. मतलब किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का आप इन्वेंशन एक्चुअल में कर सको, तो यू शुड इन्वेस्ट दैट टाइम इनटू दीज थिंग्स. देन देयर मस्ट बी टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यूनिटी स्पिरिट डे कॉप्स आपसे ये कहते हैं कि देयर शुड बी टीम स्पिरिट among the people in the organization. The strength and of the enterprise, unity is strength, and that strength of the enterprise lies in the cooperation and harmony among the people. तो इंडिविजुअल एफर्ट्स भी होने चाहिए और इंडिविजुअल एफर्ट्स को हम टीम एफर्ट्स में कंसिडर करेंगे. तो ग्रुप एफर्ट्स शुड बी मोर दैन द अग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन अकाउंट ऑफ एस्पिरिट डे कॉप्स. तो वो आपसे ये कहते हैं कि सबको सिर्फ मिलजुल करके काम करना चाहिए. दैट इज़ नोन एज ग्रुप एफर्ट्स और यूनिटी इन स्ट्रेंथ. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. तो वी कलेक्टिव टीम सिनर्जी मैट्रिक्स. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. इन दोनों के डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं.
फ्रॉम द बुक एंड थोड़ा सा आई कैन गिव यू द बेसिक. अच्छा, ये एक रह गया था इसका लास्ट वाले का. तो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट अपडेट्स द CEO ऑफ एप्पल publicly praises the engineering teams, emphasizing collective efforts over individual contributions. So individual contributions are like ignored एट द टाइम बीइंग, क्योंकि वहाँ पर हम कलेक्टिव एफर्ट्स या ग्रुप एफर्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक अ एंटायर प्रोजेक्ट. ठीक है. तो लिटिल कंपैरिजन आई एम जस्ट डूइंग ऑफ दिस कि टेलर दैट इज़ नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स दैट इज़ नोन एज जनरल मैनेजमेंट. तो ये शॉप फ्लोर लेवल के लिए, वर्कशॉप या ऑपरेशनल लेवल्स पर ज़्यादा आता है, और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं. यहाँ पर जो प्रोफेशनल आउटलुक है दैट इज़ रिगोरियस, एनालिटिकल रिसर्च साइंटिस्ट्स, and here it is pragmatic, that is corporate managing director. It focuses overall improving overall productivity of the workers, and it increases the administrative efficiency of the workers. There is scientific observation, time studies. There are 14 general principles of management that are used as techniques. Okay, so that's it for today. I hope this much is clear to you and this chapter is clear to you. Rest we'll be doing soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.